सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ अभिषेक कुमार, टीचर ऑफ झक्कास लर्निंग। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इस चैप्टर के बारे में बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये चैप्टर आगे चल के एक बहुत ही ह्यूज चैप्टर में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उस चैप्टर की न्यू बेसिकली इसी चैप्टर से रखी जाती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्योंकि आगे हम चल के बात करेंगे कार्बन से रिलेटेड बहुत सारी बातें कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, कार्बन अपने से ही खुद से जुड़ करके और तरह के कंपाउंड्स बनाता है, या फिर कार्बन और किन किन कंपाउंड से जुड़ करके क्या क्या चीज़ें बनाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि कार्बन क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आप अगर आसपास की जितनी भी चीजें देखेंगे बच्चों, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट ही है। जैसे अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन में हम फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो उसमें भी हमारा पाया जाता है कार्बन। अगर मैं कपड़ा जो पहना हूँ, जो क्लॉथ हम पहनते हैं, उसमें भी बात करूँ तो उसमें भी हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है, तो ये बात सच होगी, क्योंकि हर एक जगह कार्बन का यूज है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कार्बन क्या है बेसिकली। तो कार्बन इज ए नॉन मेटल। हमने लिखा है बच्चों कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब क्या होता है? तो नॉन मेटल, इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, नॉन मेटल के पास साइन नहीं होता है। ठीक है। नॉन मेटल के पास हीट कंडक्शन की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे। तो कार्बन भी इन्हीं नॉन मेटल्स में से आता है। ठीक है। तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 6। एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़े होइएगा, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन की। तो कार्बन बेसिकली हम इसके बारे में ये बात करना चाहते हैं कि जो कार्बन है वो नेचर में कितने तरह से प्रेजेंट है बच्चों। तो कार्बन नेचर में दो तरीके से प्रेजेंट है। ठीक। पहला है उसका फ्री स्टेट में प्रेजेंस, और दूसरा है इसका कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंस। तो बच्चों, अगर मैं कार्बन के फ्री स्टेट की बात करूं तो कोल कोल कैसे बनता है? तो बहुत साल पहले जब एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था, तो उस समय डायनासोर वगैरह या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स जितने भी बरीड हो गए थे पृथ्वी के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के चलते कोल में कन्वर्ट हो गए, या फिर ये कहें तो फॉसिल्स फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल्स का ही पार्ट है कोल। ठीक है। फिर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। और डायमंड है तीसरा, जिसमें कार्बन क्या है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। अगर मैं इसके कंबाइंड स्टेट की बात करूं तो बच्चों ये है CO2। CO2 आपको पता है कहां से निकलती है? हर जगह CO2 प्रेजेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जो हम एक्सहेल करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं CO2, उसमें भी प्रेजेंट है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें बेसिकली क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। ठीक बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर, यानी हम देख सकते हैं कि यहां भी कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम चूना पत्थर यूज करते हैं। ठीक है। तो उस चूने पत्थर में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, तो कार्बन की इंपॉर्टेंस अगर मैं गिनाना चाहूं बच्चों तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। मतलब ये है कि हमने आपको शुरू में ही बोला था कि कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है, तो वो बात सच थी। जैसे हम देखिए यहां लिखा हूं कि प्रेजेंट इन फूड एज ए फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि जो कार्बन है वो फूड में प्रेजेंट है एज ए फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड बहुत सारी चीजें। फिर यूज्ड एज अ फ्यूल लाइक डीजल, पेट्रोल एंड CNG। यानी कि जो कार्बन है वो जो हम बाइक चलाते हैं या फिर हम जो कार चलाते हैं उनमें एज अ फ्यूल यूज होता है कार्बन। जैसे डीजल, कार डीजल चलती है, पेट्रोल है, हमारी बाइक जो है पेट्रोल चलती है। और आज तो मॉडर्न एज में जो है कि इस समय जो गाड़ी आ रही हैं वो CNG युक्त गाड़ी आ रही हैं। CNG युक्त गाड़ियां का मतलब ये है कि उन गाड़ियों में फ्यूल हम CNG भर रहे हैं इंस्टीड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। बात समझ आ रही है? तो CNG और CNG डालने के पीछे मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है कि बेसिकली जो ये पेट्रोल और डीजल है वो थोड़ा सा पोल्यूशन ज्यादा करते हैं, लेकिन CNG इनके कंपैरिजन में कम पोल्यूशन करता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है।
तो अगर मैं कार्बन की इंपॉर्टेंस की बात करूँ, अच्छा दूसरी चीज हमने बताया था कि अगर जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी क्लॉथ में भी हमारा यूज हो रहा है, ठीक, तो कार्बन का इंपॉर्टेंस हमेशा से है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अभी तक तो जो हमने पढ़ा कि कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है नेचर में, कंबाइंड और फ्री स्टेट में, कार्बन है क्या, फिर हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन क्या है। अब हम बात करेंगे थोड़ा कार्बन के एटम के अंदर की चीजें। ठीक है, तो बात यह है कि वैलेंसी जो होती है कार्बन एटम की, हम बात कर रहे हैं कार्बन के वैलेंसी की, तो कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो कार्बन एटम की वैलेंसी जानने से पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि वैलेंसी आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो वैलेंसी कुछ और नहीं बच्चों, उसके बारे में बताया जाता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ठीक है, मतलब अगर किसी एटम या फिर एलिमेंट की अगर मैं कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करूं तो उसे मैं बोलता हूं वैलेंसी। बेसिकली ये है क्या कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं एग्जांपल से NaCl के बारे में, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगर मैं NaCl की बात करूं तो बच्चों सोडियम की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी का एक्चुअल मतलब हम थोड़ी देर में आपको समझाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब जैसे हमने बात किया कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 4। ये क्लास 9 की बातें हैं, आप लोग जरूर पढ़े होइएगा। तो अब अगर मैं इस कार्बन का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, तो कार्बन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या सेंटर में क्या पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे बच्चों कि जो न्यूक्लियस के बाद पहला शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसके बाद वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कह रहा है कि उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम सिर्फ इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। ठीक है, तो अब बताता हूं आपको वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है बच्चों। इसके वैलेंस सेल में, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। इसके वैलेंस सेल क्या होती है, जो लास्ट सेल होती है बच्चों उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। अब वैलेंसी क्या है, यही 4 इलेक्ट्रॉन कहीं शेयरिंग करेंगे या फिर कहीं ट्रांसफरिंग होगा इनका और कुछ बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ आ रही है, तो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो कंबाइन ही तो होंगे। अब देखो जब कंबाइन होंगे तो उसी को बोला जाता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी एलिमेंट की कितनी है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक, तो इसके लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4। तो अब ये वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये चारों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसकी आगे की बातें देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोवेलेंट्स कंपाउंड हम उन कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूं कि कंपाउंड व्हिच कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड तो हम बात कर लिए कि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन अब हम ये पता करेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने क्या लिखा कि बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कैसे हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इस कोवेलेंट कंपाउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं आयनिक कंपाउंड की कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में बच्चों ये बात बताई जाती है कि आयनिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए हमने लिया एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन का। ठीक है, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक, अब देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं सोडियम का तो वो होता है बच्चों 2 8 एंड 1। अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगा 2 8 एंड 7। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो
सोडियम के लास्ट सेल में या फिर इसको वैलेंस सेल में हम बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में या फिर लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूं कि एक्चुअल में क्या चीजें चलती हैं। जैसे मैं सोडियम का यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सोडियम ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 2। जो दूसरा सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 2 3 4 5 6 7 और 8। न्यूक्लियस के बाद जो तीसरा सेल होगा बच्चों उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? एक ही बचा है, तो इसको चलो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक। अगर मैं क्लोरीन का ड्रॉ करूं, ये किसका है बच्चों? सोडियम का है। ठीक। अगर मैं क्लोरीन का ही ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होगा उसमें कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2। न्यूक्लियस के बाद जो दूसरा सेल होगा उसमें कितने प्रेजेंट होंगे बच्चों? 8 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। न्यूक्लियस के बाद जो तीसरा सेल होगा यानी लास्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। हमने ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम खुद को स्टेबल रखना चाहता है, तो अगर उसको खुद को स्टेबल रखना है बच्चों तो उसके ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। लेकिन अगर उसको स्टेबल होना है तो या तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो बाहर निकालने वाला काम हमेशा करता है, एक्सेप्ट करने वाला काम का एक्सेप्ट कम ही करता है बच्चों। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर मैं अदर एलिमेंट्स की बात करूं तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि उनके लास्ट सेल में, जिसको हम वैलेंस सेल बोल रहे हैं बच्चों, उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं यहां सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी अगर सोडियम को स्टेबिलिटी गेन करनी है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में भर ले ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर एक जो इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है वो उसको आउटर बाहर निकाल दे, तब ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8। तब ये स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं सेम कंडीशन क्लोरीन की बात करूं, ठीक, तो क्लोरीन के भी वैलेंस सेल में आप देख रहे हैं बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कहीं से इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये काम करे ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तब इसका कुछ काम बनेगा। तो इन कंपैरिजन टू 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकालूंगा बच्चों तो यहां देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जितना मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा उतना मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहां इस कंडीशन हमको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी अगर मुझे 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। लेकिन इन कंपैरिजन टू निकालने के अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दूं तो वो इजी टास्क है। ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका न्यूक्लियस उतना पावरफुल नहीं बचेगा कि इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली होल्ड कर पाए। बात समझ आ रही है? इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो होता क्या है बच्चों, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालता है क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे देगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्लोरीन का भी, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन है ये, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है। मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल के क्लोरीन को दे दिया। बात समझ आ रही है? तो इनके बीच अब जो बॉन्ड बनेगा वो होता है आयनिक बॉन्ड। यानी अब जो NaCl के बीच एक बॉन्ड बनेगा, यानी Na और Cl के बीच एक मित्रता होगी, वो मित्रता बहुत मजबूत मित्रता होगी जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है बच्चों तो वो कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बना है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से कैसे बनते हैं बॉन्ड। ठीक है।
तब तक आपको मैं ये नोट टाइम देता हूँ, आप नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। तो बच्चों अब हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी तक इससे पहले हमने बात किया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में हम बात करते हैं, सबसे छोटा एग्जांपल और सबसे बेहतरीन और सिंपल एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। आइए देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1। यानी अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए हमें, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बच्चों, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, ये न्यूक्लियस रहा, इस न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल में भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कहीं से घूमता घामता एक और हाइड्रोजन इसी तरह का आएगा, जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए एक और हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक नंबर 1 है यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका भी 1 बनेगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बच्चों तो कैसा होगा, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी यह भी हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके भी बैलेंस सेल में या फिर लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहीं से अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब इसमें इस सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कहीं से इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इससे काम हो जाएगा, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं से अगर इसको भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए बच्चों तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपस में बातचीत करते हैं कि चलो भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो अपना, मैं तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हें देता हूं, तो हम दोनों के बीच में एक्चुअल एक शेयरिंग हो जाए। बात समझ आ रही है, एक शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन की। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखिए वो शेयरिंग कैसे होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से। ठीक, अब क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी। तो अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, बात समझ आ रही है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा। तो बेसिकली जब इस हाइड्रोजन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा तो इसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, यानी इसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। अब ये हाइड्रोजन कहेगा कि तुम भी मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास ऑलरेडी एक था, इसने भी इसका एक शेयर कर दिया, तो दोनों के बीच आपस में क्या होगी, शेयरिंग हुई, और शेयरिंग से बनता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इनके बीच एक मित्रता हुई, उस मित्रता को हम नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात, तो यही है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। आइए और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवेलेंट की बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक है, तब तक मैं आपको टाइम देता हूं, इसको नोट कर लो जल्दी। आइए बच्चों देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों की हम फॉर्मेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो, कमेंट करो जल्दी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, तो ये क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 8 हेड 7। ठीक है, अगर इस क्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के बाद जो दूसरा सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कमेंट करो जल्दी। 8 प्रेजेंट होंगे, और इसके बाद वाला जो लास्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बच्चों, 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये तो क्लोरीन रहा। ऐसा ही एक और क्लोरीन होगा जिसके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, मान लीजिए वो दूसरा क्लोरीन हम बना देते हैं, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 एंड 7। जब इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो पहला है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो दूसरा सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और 8, बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट सेल में जाएंगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखोगे तो इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी अगर इस क्लोरीन को स्टेबल होना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ये क्या करता है, अपने ही तरह के सेम एटम को खोजता है। ठीक है, क्लोरीन एटम को खोजेगा और खोज करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको बोर्ड की कॉपी में लिखनी है, कैसे लिखना है। तो अब हमने मान लीजिए एक क्लोरीन लिया, ये क्लोरीन एटम था, दूसरा क्लोरीन एटम हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। चलो हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस 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 और एक क्रॉस। ठीक है, इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। रिप्रेजेंट करता हूं इसको भी 7। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये काम करे, कहे कि हम तुमसे मित्रता के हाथ बढ़ाते हैं, तो मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। ठीक, तो इसने इसके तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, अब इस क्लोरीन ने भी सोचा कि मैं भी हाथ बढ़ा करके इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ले लूं, तो ये भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। चलिए, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो देखिए बच्चों इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8। यानी अब क्लोरीन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर इस क्लोरीन की बात करूं तो यहां भी 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और बेसिकली इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई बच्चों, 2। यानी इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी इनके बीच में एक मित्रता हुई। उस मित्रता को हमने क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इनके बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। यानी जब भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बच्चों, तो वहां पर हमेशा बनता है सिंगल बॉन्ड। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल जब हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। तो यानी वहां पर भी जो बॉन्ड बना था वो सिंगल बॉन्ड बना था। ठीक, अब देखिए मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करता हूं। ठीक, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो उसका जो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। देखो एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है 8, यानी अगर मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 और 6 लिखूंगा। ठीक है, अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बच्चों, तो लो इधर न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लियस के बाद जो दूसरा सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन इसी तरह का और होगा। ठीक, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इसका भी, इसके भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। यानी अगर मैं इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के बाद जो दूसरा सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी गेन करनी है, अगर ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 8। लेकिन अभी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने बच्चों, 6। ठीक, इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6। यानी इसको भी अगर स्टेबिलिटी गेन करनी है तो कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है। मैंने एक ऑक्सीजन यहां लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहां लिख दिया। हमेशा जब भी लिखते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। चलो हमने लिख दिया वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। यहां भी कितने थे वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन थे। चलो हमने इनको भी रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। ठीक, अब अगर इनको स्टेबल होना है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी इनसे मित्रता होगी। अब देखो कैसे मित्रता हो रही है। ठीक, अब इसके बाद ये भी ऑक्सीजन इनके तरफ हाथ बढ़ाएगा और कहेगा कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, आप भी मुझे अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। यानी ये भी क्या करेगा, इससे 2 ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 उनको ले लेगा। तो अब देखो बच्चों, अगर इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस ऑक्सीजन के, 2 2 4 2 6 2 8। सेम उसी प्रकार से ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8। यानी अब दोनों ने क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इन 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो बेसिकली
यहां पर देखा था हमने तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, यहां पर हमने देखा तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक, जब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यानी अब जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो मित्रता होगी वो अब होगी डबल बॉन्ड। क्या होगी? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक बच्चों, यानी यानी कि जब शेयरिंग अगर दो इलेक्ट्रॉन की होती है तो वहां पर बनता है डबल बॉन्ड, जब शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की होती है तो वहां बनता है सिंगल बॉन्ड। अब कुछ और एग्जांपल मैं लूंगा जो कि बहुत ही रोचक एग्जांपल हैं, आप उनको भी देखिए, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों, अब अगली हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो चीज़ को हम देखेंगे। अब पूरी तरह से एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इससे पहले सारी चीज़ों को लगभग एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं बच्चों, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी, वो होता है 7। यानी अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2 और 5 बनेगा। यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों? 5। ठीक है, फिर अगर इसी तरह का एक दूसरा नाइट्रोजन होगा जिसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 5। अब हमने क्या बोला है कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो ये नाइट्रोजन रहा, ये दूसरा नाइट्रोजन रहा, वैलेंस शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास भी तीन और दो 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए? 5। अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन को अपना स्टेबिलिटी गेन करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इस नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको भी अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके भी ऑक्टेट क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, यानी स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन की तरफ ये अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लेगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार से ये भी नाइट्रोजन इधर हाथ आगे बढ़ा करके इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा। तो इससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 3 3 6 2 8। इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 3 3 6 और 2 8, यानी दोनों तरफ 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां बनता है डबल बॉन्ड। तो अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ कितने, कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? कमेंट करो। यहाँ पर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं है बच्चों, यही है N2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों CH4, मीथेन। ठीक है, यानी अब हम पढ़ेंगे कि मीथेन में एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो रही है। यानी हमारा पहला कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। यानी अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कार्बन कैसे करता है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं कार्बन की बात करूं बच्चों, ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। तो अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2,4। ठीक, अब देखो, अगर मैं 2,4 लिखूंगा यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। बहुत पहले ही बता चुका हूं मैं कि वैलेंस शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बन, अब देखो ध्यान ध्यान दो, मैं कार्बन को लिखूंगा तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलो, इसको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब बताओ मेरे पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, यानी मेरे पास अब कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4। अब देखो, अगर चारों हाइड्रोजन की बात करूं मैं तो चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास प्रेजेंट है। ठीक, तो अब ये क्या करेंगे बच्चों, देखो, ना ही इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ना ही इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बेसिकली अब ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बन था, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों? 4। चलो, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन की 16 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक तीसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक चौथा हाइड्रोजन आएगा जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है।
क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, CH4 की, यानी कार्बन एक है और हाइड्रोजन चार है, चारों हाइड्रोजन। अब देखो, अगर इस हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ले सकता है, यानी इसकी तरफ हाथ बढ़ा के कार्बन से बोल सकता है कि भाई तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। बस समझ आ रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन इसके साथ, ठीक। तो अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, यानी इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, यानी अब ये स्टेबल बन गया, ठीक। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा कार्बन के, ये वाला भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन के, ये वाला भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन के, ठीक। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार। तो अब ये क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने में ले लेगा। बात समझ आ रही है बच्चों, देखो तो बेसिकली क्या हुआ कि कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कैसे, चार इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी थे और एक एक इलेक्ट्रॉन इसने चारों हाइड्रोजन ले लिए, यहां से एक लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया और एक यहां से लिया। तो बेसिकली इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गए। तो बेसिकली इन दोनों ने आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी तो अब एक्चुअल में जो इनके बीच में बॉन्ड बना बच्चों, देखो मित्रता वाली बॉन्ड जो बनी वो कैसे बनी, CH और H, ठीक। अब चारों, चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसलिए इन सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। यही सारे बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो मैं हट जाता हूं बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, अब अगला हम टॉपिक बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब तक तो हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हमने उससे पहले बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको अगर पूछ दे तो आप इसको लिख पाएँ, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। क्या लिखा है कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है लो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। आयनिक बॉन्ड में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट्स वाई उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है इन कंपेरिजन टू कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। दूसरा बताया है कि वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, यानी ये नेचर में वोलेटाइल होते हैं। तीसरी बात कि जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इन कंपाउंड से नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट्स वाई इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जानने से पहले एलोट्रॉप्स के बारे में जानना जरूरी है कि एलोट्रॉप्स एक्चुअल में क्या होता है। तो एलोट्रॉप्स बच्चों ये होता है कि जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करें उसे बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। और इसी में हम पढ़ते हैं एक एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी वह प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करे उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी, ठीक। तो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली कार्बन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक को बोलते हैं डायमंड, एक को बोलते हैं ग्रेफाइट और एक को बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिंग, जिसमें हमने पहला लिया है ग्रेफाइट को, ठीक। तो ये कार्बन का पहला एलोट्रोप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट होता है क्या बच्चों, आपको पता ही होगा, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक। तो ग्रेफाइट क्या है बच्चों, हमने लिखा कि ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद अनदर 3 कार्बन एटम। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊं बच्चों, तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, या फिर चलिए मैं इस कार्बन की बात करता हूं, तो ये कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड है। बात समझ आ रही है। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो 3 डिफरेंट कार्बन एटम से ये अटैच्ड है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये भी कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है।
तो यही बात हमने लिखा है कि ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम्स, यानी कि हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होगा। और दूसरी बात कि इट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो पहली बात कि अगर मान लीजिए इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, इसको ड्रॉ करने के बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया सेम इसी तरह का, बात समझ आ रही है। और इन दोनों स्ट्रक्चर को, जैसे एक स्ट्रक्चर ऐसे हमने ड्रॉ किया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर हमने ऐसे ड्रॉ किया, फिर तीसरा स्ट्रक्चर हमने ऐसे ड्रॉ किया, और तीनों को आपस में हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो वो बेसिकली बनता है ग्रेफाइट। और वो तीनों जो है वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बधे हुए होते हैं। वास्तव में जो तीनों लेयर होती हैं वो वीक इन वांडर वाल फोर्सेस से बधी हुई होती हैं। तो बेसिकली जो ग्रेफाइट होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे लेयर ग्रेफाइट के मिल करके एक ग्रेफाइट बनाती है, ठीक। अगली बात हमने क्या लिखी है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के पीछे एक ही रीजन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो मूवेबल है, मतलब मूव कर सकता है, और अगर मूव कर सकता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां पॉसिबल होगी। मतलब अगर कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगी। अब देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं यहाँ बात करूँ, या फिर चलिए मैं यही बात करता हूँ, इस कार्बन एटम को देखिए, तो कार्बन एटम एक इधर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और एक नीचे वाला से जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी वो कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4। लेकिन इसने यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाया है बच्चों, 3। तो इसका एक बॉन्ड कहीं कहाँ गायब हो गया, तो बेसिकली वही जो बॉन्ड है वो एक फ्री है, यानी कि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही इलेक्ट्रॉन फ्री होने के चलते यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बात समझ आ रही है। और इसके बारे में अगली बात बताई जाती है कि ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, मतलब जो ग्रेफाइट होता है उसका जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्लैक, आप देखे होंगे पेंसिल को, ठीक, ग्रेइश ब्लैक एंड ओपेक सब्सटेंस, मतलब आर पार दिखाई देने वाला ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा सब्सटेंस है जिसके आर पार दिखाई देता है, इस तरह का सब्सटेंस है। तो ये रहा हमारा पूरा ग्रेफाइट के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं और भी टॉपिक्स हैं बच्चों, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एलोट्रोप्स है जो कार्बन का, वो है डायमंड, ठीक है। डायमंड के बारे में ये कहा जाता है कि आप सब जानते ही होइएगा डायमंड कितना हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लोहे से, अरे सॉरी, डायमंड से हम कांच को काटते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि वो कितना हार्ड सब्सटेंस है, ठीक। तो डायमंड के बारे में ये कहा जाता है कि डायमंड जो होता है वो भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, जिसमें हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो आप देखेंगे तो इधर एक कार्बन एटम से जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन एटम से जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन एटम से जुड़ा है, और इधर भी एक कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं बच्चों, तो ये भी एक कार्बन एटम से जुड़ा है, यहाँ भी एक कार्बन एटम से जुड़ा है, यहाँ भी एक कार्बन एटम से जुड़ा है, और ये खुद एक कार्बन एटम से इधर जुड़ा है। यानी इस स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक। तो अगर ये 4 कार्बन एटम से जुड़ा है मतलब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है। कार्बन की वैलेंसी पूरी होने का मतलब क्या है बच्चों, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। अब अगर इसके पास अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, यानी ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्शन को छोड़ करके इसके पास बहुत सारी अपनी ब्रिलियंस प्रॉपर्टीज है। जैसे इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, मतलब अब देखो ये चारों बॉन्ड इसमें है प्रेजेंट, ये चारों बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये चारों बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक। फिर क्या है कि इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या है कि इट इज कलरलेस, यानी ये क्या है, कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसके पास अपना एक्स्ट्रा ब्रिलियंस है ड्यू टू क्या, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चलते इसकी एक्स्ट्रा ब्रिलियंस है, इसकी अपनी चमक है, बहुत ज्यादा हीरा क्या होता है, चमकता है ना, तो वही चीज है। तो अब हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट जो है कि एलोट्रोप, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिंग। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं।
तब तक ये आप नोट कर लीजिए। सो बच्चों आइए अब नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी ये लास्ट एलोट्रॉप है कार्बन का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है बकमिंस्टर फुलेरिन, या फिर इसको फुलेरिन्स भी कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं C60। क्या बोलते हैं? C60, यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो 60 होते हैं। ठीक, अब देखो इसके प्रॉपर्टीज क्या है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटागोनल रिंग्स एंड हेक्सागोनल रिंग्स। यानी जो बकमिंस्टर फुलेरिन है ये किससे बनता है? तो इसमें कुछ पेंटागोनल रिंग्स पाई जाती हैं और कुछ हेक्सागोनल रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अगला है कि इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये बेसिकली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं लिखा ही हूँ, आप लोग ये जान लीजिए कि नहीं ये ज्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही ये ज्यादा हार्ड होता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी कि इट इज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप फुटबॉल तो खेलते होंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो बेसिकली फुटबॉल शेप में होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट। अभी हमने बात किया था पहले पॉइंट में कि इसके पास कुछ पेंटागोनल रिंग्स होती हैं और कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। तो इसमें बेसिकली 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। बेसिकली ये क्या है? हेक्सागोनल रिंग्स का मतलब कि ऐसा कार्बन का अरेंजमेंट जिसमें 6 कार्बन एटम हो, इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग्स। और ऐसा कार्बन का अरेंजमेंट जिसमें 5 कार्बन एटम हो और एक रिंग बनाए। देख रहे हो बच्चों, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग। क्या है ये? हेक्सागोनल। और ये क्या है? पेंटागोनल। पेंटागोनल। ठीक है, तो इसमें 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो है अगला हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की बच्चों। तो अभी तक की जितनी बातें हमने बताई आप कमेंट करके बताइए आपको सारी चीज़ समझ में आई। और मैं नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में इसके जो और बचा हुआ पार्ट है कार्बोनेट्स कंपाउंड का, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। यही बेहतरीन था, आगे और भी बेहतरीन हम काम करेंगे। कमेंट करिएगा आपको कैसे लगी वीडियो। थैंक यू।